नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है बाल विकास अनुपठन पर। आज टॉपिक है मौलिक अधिकार। ये लेसन नंबर 2 है। लेसन नंबर 1 आप पहले कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी जाकर प्लेलिस्ट में वो वीडियो देखिए। करते स्टार्ट आप टॉपिक मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों की मैं करूं शुरुआत तो उससे पहले भारत के पूर्व न्यायाधीश सप्रू का कहना है कि मौलिक अधिकारों की व्यवस्था संविधान में सभी भारतीय नागरिकों को न्याय, आजादी और समानता देने के लिए प्रदान किए गए थे। बात करें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता की, आखिर क्यों मौलिक अधिकारों की आवश्यकता पड़ी संविधान निर्माताओं को, करते हैं बात। नंबर 1, शासन की स्वेच्छा चारिता पर रोक। स्वेच्छाचारिता पर रोक, इसका मीन्स है कि जब संविधान निर्माताओं के मन में आया था कि मौलिक अधिकार बनाए जाए तो उनके मन में ये बात आई थी कि अगर मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए तो कहीं ना कहीं सरकार है वो जनता के अधिकारों को या आवाज को दबाने की कोशिश करेगी। इसीलिए जनता के अधिकारों को प्रदान करने के लिए, ताकि सरकार किसी भी हालत में जनता के अधिकारों को दमन ना कर सके, जनता का कभी दमन ना कर सके, इसके लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। नंबर 2, समानता के लिए। इसके अलावा मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो ये समानता प्रदान करने के लिए, भारतीय नागरिकों को समानता प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी, समानता के लिए। नंबर 3, शोषण से मुक्ति। आप जानते हैं कि अगर अधिकार नहीं होते तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में स्त्रियों और बच्चों के साथ शोषण जो हो रहा था वो और अधिक बढ़ जाता। इसीलिए मौलिक अधिकारों में भारतीय नागरिकों को, खासकर महिलाओं और बच्चों को शोषण से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। नंबर 4, सुरक्षा है। इसके अलावा भारतीय नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, क्योंकि अगर आप जानते हैं मौलिक अधिकार नहीं होंगे तो भारतीय नागरिकों को कहीं ना कहीं सुरक्षा के बारे में डर सा रहेगा, कहीं उनके साथ कुछ हो न जाए। इसीलिए सुरक्षा को ध्यान रखते हुए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा नंबर 5 लास्ट है न्याय हेतु। और देखें भाई कि भारतीय नागरिकों को किसी प्रकार समस्या आने पर उनको न्याय मिल सके, इसलिए मौलिक अधिकार बनाए गए थे। और मौलिक अधिकार नहीं होते तो शायद हमें अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान भी नहीं होता। इसलिए मौलिक अधिकारों का निर्माण न्याय के लिए भी किया गया था। अब करते हैं बात मौलिक अधिकारों की। वर्तमान जो मौलिक अधिकार हैं उन करते हैं बात। तो वर्तमान के भारत संविधान में 6 मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। नंबर 1, समानता का अधिकार। नंबर 1, समानता का अधिकार। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक अधिकार। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। नंबर 6, संविधान संशोधन। इस प्रकार से हमें 6 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इनकी बात करते अनुच्छेदों की। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 29, 30 और लास्ट अनुच्छेद 32।
इसे आप संविधान की व्याख्या भी बोल सकते हैं। अनुच्छेद 32, अगर आप लग रहा है कि आपको इसके अनुच्छेद याद नहीं रहेंगे तो इसके लिए ट्रिक मैंने बनाई है, उस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। एक उसका नोट कर लीजिए। समस्व शोध संस, सम मतलब समानता, स्व मतलब स्वतंत्रता, शो मतलब शोषण के विरुद्ध, ध्यय मतलब धार्मिक, सन मतलब संस्कृति व शिक्षा। यह मतलब संविधान की व्याख्या। इस तरह से आप उनको याद भी कर सकते हैं क्रम वाइज। आप पद में आप सभी अधिकार हैं, आपको क्रम से याद करने पड़ेंगे, एग्जाम में इनको क्रम से पूछा जाएगा और इनकी आपको याद नहीं चाहिए। अनुच्छेद भी तो 14 से 18, 19 22, 23 24, 25 28, 29 30 और 32। इस तरह से आप इनको याद भी कर सकते हैं। मैं चाहूंगा आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, ये आप दिक्कत आगे बोलेंगे, कोई नाम आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो आप मुझे बोल सकते हैं, आपको नाम स्पष्ट करके मैं दिखा दूंगा। समानता, शोषण, स्वतंत्रता, धार्मिक, संस्कृति और संविधान। हाँ, आप नोट कर लीजिए अभी। अब इन सभी अधिकारों को अपने विस्तार से करेंगे, प्रत्येक अधिकार को अपने विस्तार से पढ़ेंगे और ताकि इसके बारे में हमें विस्तार से ज्ञान हो सके। अब अपने एक एक अनुच्छेद को विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक अनुच्छेद को विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला है समानता का अधिकार। पहला कौन सा है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार देखो, पिछले पाठ में हम पढ़ी थी भारतीय संविधान की विशेषता। तो मैंने आपको कहा था कि इस टॉपिक है मौलिक अधिकार, तो मैं आपको विस्तार से नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगा। तो इस पार्ट पढ़ेंगे अपने समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद कौन सा है? 14 से 18। अब यहां मैं लिख रहा हूं अनुच्छेद, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। अब इनके बारे में करेंगे विस्तार से चर्चा। तो बात है अनुच्छेद की, यहां पर है कानून के समक्ष समानता। पहले अपने से नोट कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैं विस्तार से बता दूंगा। फिर है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। 16 है अवसर की समानता। अवसर की समानता देखिए, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। और फिर है अवसर की समानता। हाँ, 17वां है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। और लास्ट है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। देखिए अपन बात करते हैं बात विस्तार से। तो एक बार फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिखो, आपके लिए एक प्रकार से शॉर्ट नोट के रूप में काम आएंगे। इनको आप एक प्रकार से शॉर्ट नोट में काम ले सकते हैं। हाँ, पढ़ते हैं आगे। पहला है कानून के समक्ष समानता, अर्थात मौलिक अधिकार बताता है कि अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि भारत के अंदर चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सभी क्या है? कानून के सामने क्या है? सभी समान है। कानून आपको धर्म, जाति देखकर आपका न्याय नहीं करती, बल्कि कानून है सभी को बराबर मानकर न्याय करती है। कानून सभी को इक्वल मानकर न्याय करती है, ना कि आपकी धर्म, जाति देखकर न्याय करती है। फिर धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। मतलब क्या है? संविधान के अंदर
किसी भी धर्म, जाति, लिंग को लेकर कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। सभी लोगों को कानून में या संविधान में बराबर माना गया है। आपके साथ किसी प्रकार का धर्म को लेकर, जाति को लेकर कोई टिप्पणी होती है तो आपका ये क्या है, अधिकारों का उल्लंघन है। आप अपने कमेंट के माध्यम पूछ सकते हैं कि यह आप उदाहरण दीजिए तो हम बताएंगे आपको ये कौन सा आपका अधिकारों का उल्लंघन है। थर्ड है अवसर की समानता, अर्थात भारतीय संविधान क्या है, सभी नागरिकों को जो भारतीय हैं उनको नौकरियों में, शिक्षा में और अन्य क्षेत्रों में बराबर का अवसर प्रदान किया जाएगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि एससी और एसटी व्यक्ति को, ओबीसी को जो आरक्षण मिला वो गलत है, पर यहाँ भी उन जातियों को बराबर के अवसर में लाने के लिए आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत। इसमें क्या है कि भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार से लोगों के साथ छुआछूत या ऊंच नीच की भावना नहीं रखी जाएगी, सभी भारतीयों को बराबर समझा जाएगा। लास्ट है उपाधियों का अंत। भारतीय संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि आप जानते हैं पहले टाइम क्या था, सभी लोगों को जो अंग्रेज हुकूमत के साथ कार्य करते थे अथवा प्राचीन मुगलों के साथ कार्य करते थे, अगर उनसे वो राजा या अंग्रेज खुश होते ना तो क्या करते, उनको शेर खान, राय बहादुर, शमशेर इत्यादि उपाधियां प्रदान कर दिया करते थे। परंतु भारतीय संविधान बोला गया है किसी भी नागरिक को उपाधि नहीं प्रदान की जाएगी। वर्तमान में कोई भी गैर सैनिक उपाधि नहीं है। हाँ, ये था अपना समानता का अधिकार, इसे आप नोट कर लीजिए। विद्यार्थियों, अब नंबर 2 अधिकार है, उसके बारे में करते हैं बात। उसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार को बांटा गया है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। इसमें पढ़ेंगे हमने तो अनुच्छेद में 6 है। अनुच्छेद 19 को 6 भाग में बांटा गया। अनुच्छेद 19 खे, अनुच्छेद 19 गे, अनुच्छेद 19 घे, अनुच्छेद 19 अड़े और अनुच्छेद 19 ये। इस अनुच्छेद 19 को ही इसमें 6 भाग बांटा गया है। तो अभी अपने ओनली अनुच्छेद 19 को पढ़ेंगे 6 भागों में बांट कर। करते हैं स्टार्ट अनुच्छेद 19 को। 19 के बताया गया है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सुनो है ठीक है कि भारतीय संविधान में हमें अधिकार दिया गया है कि भारतीय नागरिक अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को अपने शब्दों में बता सकता है, परंतु साथ में बात ये बोली गई है कि आपके जो विचार हैं वो देश के खिलाफ नहीं होने चाहिए। अर्थात इसमें आप अपने विचारों को बता सकते हैं, परंतु आपकी जो भावना है वो राष्ट्र विरोधी नहीं होनी चाहिए। ये था अनुच्छेद 19 के। अब है अनुच्छेद 19 खे। अस्त्र शस्त्र रहित, अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसमें बताया गया है कि अगर आप कोई प्रकार का सम्मेलन करते हैं या कोई बैठक बुलाते हैं तो आप बिना हथियारों वाली बैठक बुला सकते हैं। अर्थात आपकी बैठक में किसी प्रकार का कोई हथियार या कोई मतलब मारकाट करने वाला कुछ भी साधन नहीं होना चाहिए। आप शांतिपूर्ण अपने धर्म का, अपने समाज का, अपने जाति का कोई भी सम्मेलन बुला सकते हैं। यह था अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। इसके अलावा आप किसी प्रकार का संघ है, समुदाय है, उसका निर्माण कर सकते हैं। आपका अधिकार है, आप कोई प्रकार का संघ या समुदाय बना सकते हैं। आपको किसी प्रकार संघ, देखो आपने वो अभी आप बोल रहे हैं कि संघ समुदाय क्या होते हैं, तो बता दो भाई, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ, मजदूर संघ, अन्य कोई किसान संघ, उनकी यहाँ बात हो रही है। अर्थात आप कोई भी प्रकार के कार्य जुड़े हो तो आप अपने कार्य संबंधी कोई भी ग्रुप है या दल है उसका निर्माण कर सकते हैं।
अनुच्छेद है भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी राज्य में जा सकते हो, वहां घूम सकते हो, फिर सकते हो, जितने इलाके में एरियाज में सरकार द्वारा आपको परमिशन प्रदान की गई है। इसमें यह होता है कि कुछ राज्यों में क्या आज भी हर जगह आप नहीं घूम सकते। उदाहरण के लिए आप मिलिट्री कैंप है या भारतीय शोध संस्थान है या भारतीय जो आणविक हथियार बनते वहां पर आप बिना सरकार परमिशन के घूम सकते हैं। आप अन्य जगहों पर भारत में घूम सकते, जहां पर सरकार आपको परमिशन प्रदान करती है। अनुच्छेद 19 डे निवास करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है, आप इंडिया के अंदर किसी भी राज्य में निवास कर सकते हैं। आपको भारतीय संविधान अधिकार देता है कि आप भारत किसी भी राज्य में या प्रांत में या किसी जिले में जाकर आप निवास कर सकते हैं, आप वहां बस सकते हैं, रह सकते हैं इत्यादि। 19 ये व्यापार करने की स्वतंत्रता। और आप इंडिया में किसी भी राज्य के अंदर आप अपना बिजनेस या व्यापार कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो आप उस इलाके में जाकर नौकरी अथवा व्यापार या अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये हमें भारतीय मौलिक अधिकारों के तहत प्रदान किया गया है। जल्दी से आप नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 20 कृत्रिम बात। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 दोष सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रता। इसमें क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को न्यायपालिका द्वारा अपराधी घोषित कर दिया गया है तो उस व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा। नंबर 2, अपराध जो इसने किया है अपराधी को सजा पूरी होने के पश्चात उससे भी समाज में रहने का अधिकार है। नंबर 3, जब तक किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध नहीं होता तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। यह है इसमें अनुच्छेद 21। देखिए अनुच्छेद 1920 हो चुका है। 21 जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसमें बोला गया है किसी व्यक्ति के जीवन संबंधी अधिकार है वो उस व्यक्ति को ही प्राप्त है, अर्थात व्यक्ति के प्राण मतलब जीवन को समाप्त करने का निर्णय कोई भी प्रकार की सरकार नहीं कर सकती। हर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर उसी का अधिकार है। आपातकाल के अंदर भी आप जानते हैं इंडिया के अंदर 1977 में आपातकाल लगा था। आपातकाल में भी किसी व्यक्ति के जीवन को छीनना या उसको मृत्यु देना है, मार देना, यह भी सरकार अधिकार में नहीं है। अनुच्छेद 22 बंदीकरण के संरक्षण। अब देखिए बंदीकरण के संरक्षण मतलब किसी अपराधी को क्या क्या सहायता मिल सकती है। तो इसमें बोला गया है कि एक अपराधी को अपने अपराध से मुक्ति पाने के लिए अर्थात वो अपने अपराध को मतलब वो निर्दोष है, उसने गलती नहीं की है, वो साबित कर सकता है, अधिकार है। इसके लिए उसे वकील करने का अधिकार मिला हुआ है। अगर वो गरीब है वकील नहीं कर सकता तो उसके लिए सरकार की ओर से वकील किया जाएगा। और किसी बंदी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर उसे न्यायपालिका में पेश किया जाएगा। ये भी उसे अधिकार मिला हुआ है। तो ये था अनुच्छेद 20, 21 और 22। इसी के तहत एक टॉपिक आता है निवारक नजरबंदी। इसी अधिकार में टॉपिक निवारक नजरबंदी टॉपिक आता है। टॉपिक का नाम है निवारक नजरबंदी। देखिए नाम से आपको ध्यान नहीं पड़ रहा तो मैं बता रहा हूं कि किसी व्यक्ति पर अगर सरकार को या भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को शक होता है या उसके खिलाफ सबूत मिलते हैं
तो ऐसे व्यक्ति को कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए सरकार द्वारा नजरबंद कर दिया जाता है, अर्थात वो उतने टाइम में वो व्यक्ति अपने आवास से घर से बाहर नहीं जाएगा और उसके साथ किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं किया जाएगा। उसके घर के बंद कर देंगे और उसके चारों क्या है सिक्योरिटी होगी। उस घर में टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, अखबार आदि कनेक्शन निकाल देंगे, अर्थात वो समाज से उसे अलग कर दिया जाएगा। इसे क्यों किया गया? क्योंकि हम देखते हैं कि बाहरी शक्तियां हैं जो भारतीय एकता को देखते हुए उन्हें खतरा लगता है और वो भारत की एकता को तोड़ने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इसी के लिए कुछ कानून बनाए गए थे, उन्हीं कानून को करते हैं बात। पहला कौन सा है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में अध्यादेश जारी किया गया। मतलब एक आदेश जारी किया गया भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा और उसमें हुआ क्या कि सांप्रदायिकता फैलाने वाले, आतंकवाद फैलाने वाले अथवा ऐसी गतिविधि करने वाले जो भारत की एकता को खतरा कर सके उनको रोकने का प्रयास किया गया। इसी के तहत 1984 में एक नया कानून जिसको आप आज जानते हो रासुका के तहत गिरफ्तार किया गया। इसकी करते हैं बात। राष्ट्रीय में क्या होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। अगर कोई व्यक्ति या संस्था भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा बनती है तो उस संस्था या व्यक्ति को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने कुछ बनाया कानून, उसी का नाम दिया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इसके तहत उस व्यक्ति को या संस्था को नजरबंद या स्थायी या ऐसे रूप से बंद किया जा सकता है। यह कानून नंबर 1। अब है नंबर 2 की करते हैं बात कानून की, तो वो है गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक। गैर कानूनी गतिविधियां निवारण पर रोक। देखिए कुछ भारत में ऐसी भी गतिविधियां होती है जो साबित करती है कि इंडिया में कुछ गैर कानूनी काम हो रहे हैं, मतलब हथियारों की सप्लाई करना, नशा, हथियार आदि, नकली नोट। तो उन गतिविधियों को रोकने के लिए 2004 में अध्यादेश लाया गया कि ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाएगा जो गैर कानूनी रूप से भारत में काम करते हैं। 2004 में गैर कानूनी गतिविधि निवारण अध्यादेश लाया गया। इसके तहत गैर कानूनी काम करने वालों को भारत में गिरफ्तार किया जाएगा। अब करते हैं बात तीसरे अधिकार की। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23-24 करते हैं बात पहले अनुच्छेद 23 की। मानव क्रय विक्रय और बेगार पर रोक अर्थात आप जानते हैं पहले के टाइम में राजा महाराजा अमीर लोग करते अपने कार्यों में सहायता हेतु गुलामों को खरीदा करते थे। गुलाम मतलब जिनको आप रुपए देकर खरीद देते हो और वो पूरी उम्र आपके लिए काम करते हैं। तो भारत में क्या होना, किसी भी मानव को खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। क्रय में होता है खरीदना और फिर होता है बेचना। तो किसी मानव को खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। फिर बेगार करो। अब आती है बात बेगार मतलब बिना अर्थ के काम करना। बिना अर्थ के काम करना। यह अर्थ मिलता है धन। मतलब अगर आप कोई कार्य करते हो तो आपको एक रहता है लालच कि मुझे इस काम को करने के बदले में कुछ पैसे मिलेंगे या कुछ मिलेगा, अनाज मिलेगा। परंतु जब आपको काम करने के बदले ना पैसा मिले ना अनाज मिले, उसे क्या बोला गया? बेगार।
पहले टाइम क्या था, अगर आपके पूर्वज या दादा है, पिताजी है, वो क्या करें, कुछ पैसे लेते हैं जमींदार से और उनसे वो उतरा नहीं, क्योंकि ब्याज होता है वो रात दिन रात का बढ़ता रहता है और वो पैसा इतना बढ़ जाता है कि चुकाने के लिए आप घर वालों को जमींदार के खेतों क्या है बिना पैसे काम करना पड़ता है और आपकी आने वाली पीढ़ी में क्या वो काम करेंगे। हाँ, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर रोक, बाल श्रम पर रोक। यहां बाल श्रम है वो 14 वर्ष से कम आयु वालों को माना गया, 14 वर्ष से कम वाले को बाल श्रम में गिना गया। इसमें क्या होता है कि भारत में किसी भी बालक बालिका जिनकी उम्र कितनी है 14 वर्ष से कम है, उनको किसी प्रकार खतरनाक कार्य होटल वगैरह में, फैक्ट्री में या ऐसा कार्य जिसमें जान खतरा हो उनसे कार्य नहीं करवाया जाएगा। ऐसा कराते हैं और शिकायत हो जाए तो उस व्यक्ति को, उस संस्था को बंद कर दिया जाएगा। परंतु उस नियम में बोला गया है कि कोई व्यक्ति है, उस बच्चे हो तो बच्चे अपने माता पिता कार्यों में सहायता कर सकते हैं, परंतु कार्य क्या है खतरनाक नहीं होने चाहिए। उदाहरण के लिए मान लो बिल्डिंग बन रही है, वहां बोल दिया, यहाँ पिताजी ने बोला मुझे कि मुझे ईंटें देनी है, वहां सही है, तो आप किसी प्रकार अपने जान को जोखिम में डालकर कार्य नहीं कर सकते। तो ये अभी अपने 3 अधिकार हुए हैं, बाकी 3 अधिकारों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आई लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।